कल हमने सीपीसी देख रहे थे और सीपीसी का सबसे पहले हम आउटलाइन देख रहे थे भाई सीपीसी किस प्रकार से प्रोसेस करती है, उसकी प्रोसेसर की प्रक्रिया क्या है। हमने प्रोविजंस किसी का भी नहीं पढ़ा है, केवल हम एक मोटा मोटा बेस देख रहे हैं कि सीपीसी किस प्रकार से तैयार होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमने सीपीसी का पहला क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या सीपीसी कहाँ लागू होती है, हमारे ऊपर लागू होती है क्या। इस उत्तर का सेक्शन आप उत्तर का आपने कहां से लिया, सेक्शन 1 से। भाई सेक्शन 1 से इसका उत्तर कि भाई सभी जगह लागू होती है सिवाय जनजाति और नागालैंड क्षेत्र में। और वहां पर भी मैंडेटरी नहीं है, राज्य सरकार कभी भी जब मेन स्ट्रीम में लेके आएगी उस हिसाब से लागू कर सकती है। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था कि कौन से कोर्ट में जाएं हम। तो कौन से कोर्ट में जाएंगे, इसका उत्तर सेक्शन 6, 9 और 15 से लेकर 20। ठीक। तीसरा क्वेश्चन था क्या लेके जाए, तो प्लेंट लेकर के जाएंगे। ये किसने कहा, सेक्शन 26 ने। और ये कहा कि साथ में शपथ पत्र। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था कि प्लेंट कैसे तैयार होगा। इन सेक्शनों ने तय किया कि प्लेंट कैसे तैयार। फिर उसके बाद में प्लेन तैयार होने के बाद सम्मन की सर्विस का प्रोविजन देखा। और वो कहाँ देखा, सेक्शन और ऑर्डर। ठीक, ये भी ऑर्डर और ये भी ऑर्डर। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि रिटर्न स्टेटमेंट कैसे पेश, ऑर्डर 8। ठीक। अब उसके बाद में कोर्ट तारीख तय करता है, इस तारीख को वादी को तो कुछ नहीं लाना, क्योंकि वादी ने तो क्या कर दिया, अपना वाद पत्र पेश कर दिया। किसको लाना है, प्रतिवादी। वादी को कुछ नहीं लाना, वादी को कुछ भी नहीं लाना, इसको लाना है। अब किसको लाना है, प्रतिवादी। और प्रतिवादी जवाब लेकर के उपस्थित होगा। वो कहाँ दे रखा है, ऑर्डर 9 में दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं। अगर दो ऑर्डर 9 में अगर दोनों पक्षकार नहीं आते हैं तो भाई जिस दिन बुलाया तारीख पड़ी, पैसा ही नहीं है, तो वाद को खारिज कर दिया। तो जब जिसको जरूरत है, जिसको गोली लेनी है, जिसको दर्द है, वो व्यक्ति ही अगर उपस्थित नहीं हो रहा है तो कोर्ट क्या करेगा, सीधी सी बात है, वाद को खारिज करेगा, वाद को खारिज कर देगा। दूसरी स्थिति कि प्रतिवादी आ जाता है और वादी, सॉरी, दूसरी सिचुएशन कि वादी आ जाता है और प्रतिवादी नहीं आता, है ना। तो ऑर्डर 9 रूल 6 में क्या करेगा, एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं करेगा, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करने का ऑर्डर करेगा। आगे बात समझ में, ये नहीं है कि प्लेंट पे उस दिन डिग्री दे देगा। पूरी एविडेंस होती है किस पे, एक्स पार्टी डिग्री होने के लिए पूरी एविडेंस प्रोसीजर होती है कि वादी को तो अपना सब कुछ कोर्ट में पेश करना पड़ता है, तभी कोर्ट ऑर्डर करता है। ये नहीं है कि प्रतिवादी नहीं आया तो वादी को कोर्ट ऑर्डर कर देगा। तो ऑर्डर 9 रूल 6 में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के ऑर्डर दिए जाते हैं कि भाई वादी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, प्रतिवादी नहीं आ रहा है, वादी की सुन लेते हैं। तो वादी तो अपनी प्रोसेस करे। ये नहीं है कि प्लेंट पे हम कोई डिग्री कर देंगे, वो का कोई नहीं है, वो आया नहीं है तो डिग्री कर देंगे। केवल ऑर्डर 9 रूल 6 में एक्स पार्टी डिग्री नहीं होती, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर होता है। आगे बात समझ।
और ये जो ऑर्डर होता है इसको आप ऑर्डर 9 रूल 13 में क्या करा सकते हो, सेट असाइड कर सकते हो कि साहब उस दिन मेरे को काम हो गया, बारिश आ गई थी, पूरे रास्ते जाम हो गए थे, जयपुर फुल हो गया था, नहीं आ पाया। कैसे आता बताओ आप? नहीं। तो फिर कोर्ट क्या करेगा? अगर रीजनेबल कारण है तो उसको करेगा, फिर दोनों को सुनेगा। तो ऑर्डर नो रूल सेक्स में एक्स पार्टी डिक्री नहीं है ना? एक्स पार्टी प्रोसीजर करने का ऑर्डर किया जाता है, वो कहा कोई नहीं है, प्रतिवादी नहीं आ रहा तो इसकी सुन लो। ये नहीं है कि उसका प्लेंट लिया और उसको फाइनल कर दिया कि छाप दो ऑर्डर। ऑर्डर नहीं होता। ठीक। और नहीं माने तो इस ऑर्डर की क्या होती है? अपील। मैं वो कहेगी नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, जयपुर में पानी नहीं था तो तैर के आ जाता, भर गया था तो पैदल पैदल आने के लिए मना, वो कैसा बहुत ज्यादा भरा हुआ था तो डूबने का खतरा था, वो पैरासूट पहन करके आ जाता। नहीं मेरे पास तो आ जाता, नहीं माने तो नहीं माने, तो फिर आप फिर वादी नहीं आए, प्रतिवादी आए, प्रतिवादी आकर के उसके दावे का ऑब्जेक्शन कर, तो कोर्ट क्या करेगा? वाद को खारिज कर। लेकिन प्रतिवादी आकर के शरीफ, वो मान लो कई प्रतिवादी शरीफ भी होते हैं, वो कैसा बाकी देखो बातें झूठ है, हाँ ये सही है कि मैं इससे 5,000 रुपए लिए, 10,000 रुपए की बात तो गलत, 5 लिए थे, ये 5 तो ब्याज बूझ के जोड़ दिए उल्टे सीधे, और 5 ही लिए थे। तो कोर्ट जितना उसने एडमिट किया है उसकी स्वीकृति के आधार पर ऑर्डर कर, और बाकी खारिज कर दे। और अगर मान लो वो कहता है कि साहब मैं तो कुछ नहीं लिया, वो कहा आप ही देख लो आ गया क्या। अगर शरीफ ही होता तो आज कोर्ट में आ जाता ना। तो ऑर्डर 8 मई से क्या कर दिया जाएगा? अगर प्रतिवादी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो खारिज कर। और अगर खारिज कर दिया तो ऑर्डर 9 रूल 9 पे इस फैक्ट पे नया वाद नहीं लाया जा सकता। या तो आप इस ऑर्डर को सेट असाइड कराओ या फिर आप अपील, लेकिन नया वाद नहीं लाया जा सकता। समझ गए? तो ऑर्डर 9 में उसके आने और नहीं आने की प्रोसेस थी। ठीक। अब मान लीजिए दोनों ही आ गए, ऑर्डर क्या करेगा? अब आप खुद मान लो जज हो, और वादी और प्रतिवादी दोनों आ गए, आपने सम्मन क्यों जारी किया है? प्रतिवादी क्यों बुलाना चाहते, किस चीज का जगह? मैंने कहा ऑर्डर 5 रूल 5 में ऑब्जेक्ट क्या है? या तो इशू डिसाइड करने के लिए या फाइनल मामले को निपटारा करने के लिए। अब हमारे पास अब ये दोनों आ गए, 9 वाला काम तो खत्म हो गया। अब 10 में कोर्ट को अब ड्यूटी किसकी आ गई? कोर्ट की। अब कोर्ट को क्या करना है? इशू फ्रेम करना है। इशू फ्रेम करने के लिए कोर्ट को उनकी मौखिक एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, दोनों पक्षकारों। तो भाई ये बताओ ओरिजिनल बात क्या है, क्या चाहते हो आप? नहीं। तो ऑर्डर 10 रूल में मौखिक परीक्षा की जाएगी, किसकी? पक्षकार। अब आजकल एक नया फंडा चल रहा है, किसका? मीडिएशन। क्रिमिनल केस हो सिविल केस हो, है ना? लालसा ये चाहता है कि जितना मीडिएशन से निपटा सके उतना निपटाओ, और पेंडेंसी को क्या करो? कम करो। न्याय हो या ना हो, मामले का निपटारा होना चाहिए। अब कोर्ट किस चीज के लिए है? नहीं।
तो वो कहा मीडिएशन करो, मीडिएशन करके मामले का निपटारा करो। आगे बात समझ। तो मीडिएशन का दो फायदा तो क्या होता है कि भाई दोनों पक्षकारों को एक तो कोर्ट फीस नहीं लगती, है ना, और उनसे बातचीत करने के बाद कोर्ट को ये लगता है कि भाई इनका मामला कोर्ट से बाहर सुलझ सकता है। पहले तो देखो कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं। आपने आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ा है कि जहां पर भी आर्बिट्रेशन क्लोज का प्रावधान है, किसी ने सिविल सूट फाइल कर दिया तो दूसरा पक्षकार ऑब्जेक्शन कर सकता है प्रोसीडिंग पर कि साहब हमारे बीच में आर्बिट्रेशन क्लोज है और ये मामला आप नहीं सुन सकते। क्योंकि आर्बिट्रेशन क्लोज है तो अभिव्यक्त रूप से क्या कर रखा है, सिविल न्यायालय को वर्तित कर रखा है। तो पक्षकार क्या करता था, ऑब्जेक्शन करता था कि साहब हम हमारा मामला कहाँ से निपटाएंगे, मीडिएशन से निपटाएंगे, तो कोर्ट उसको आर्बिट्रेशन को भेजती। दूसरी कंडीशन ये थी कि आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है। तो बाद में भी पक्षकार जब सिविल सूट आ जाए तो जैसे मान लो कि वे अंकित ने केस किया, अरे मैंने कहा बाहर ही निपटवा लेंगे आर्बिट्रेशन, तो कहा ठीक है हम बाहर निपटवा लेंगे। वो कहा यहाँ तो जिंदगी घुस जाएगी। तो अंकित ने मान गया, वो कहा ठीक है सर। हम दोनों ने एग्रीमेंट किया और आर्बिट्रेशन से मामला निपटाने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट। फिर कोर्ट मामले को आर्बिट्रेशन में भेजता। देखो जहां आर्बिट्रेशन क्लोज है ना, वहां तो एज ए राइट, अधिकार के रूप में आप कोर्ट से कह सकते हो कि प्रोसीडिंग को रोक और मामले को कहां भेज, आर्बिट्रेशन को, कोई सा भी पक्षकार। लेकिन जहां आर्बिट्रेशन क्लोज नहीं है वहां पर दोनों पक्षकार चाहें तो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब हमारा मामला तो कौन कर रहा था रिक्वेस्ट, अब यहाँ कोर्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑर्डर 10 रूल 1 में जब कोर्ट पक्षकारों की परीक्षा कर रहा है तो सबसे पहले ये निकलवाए उनसे क्या, तो बाहर निपटवा लो यार। ऑर्डर 10 रूल फर्स्ट ए में मैंडेटरी प्रोविजन कि भाई आप अपना मामला कहां करो, कोर्ट से बाहर। नहीं, फिर भी वो अगर नहीं, बाहर कहाँ निपटवाओ, तो कहता आर्बिट्रेशन में निपटा लो, यानी माध्यस्थम कर लो, सुलह कर लो। अगर माध्यस्थम और सुलह कर रहे हो तब तो कहां से आर्बिट्रेशन के प्रावधान लो। लेकिन जो नया आर्बिट्रेशन एक्ट है उसमें सुलह को हटा दिया, केवल अब आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन हो गई, अब सुलह नहीं। या अब वो किस में आ गया, लोक अदालत से निपटवा लो, या फिर वो जो सुलह थी वो आ गया क्या, जुडिशियल मेडिटेशन। तो भाई न्यायालय के अंतर्गत आप क्या करके, समझौता करके, मेडिएशन कर करके अपने मामले, और अगर उनसे बातचीत करने के बाद कोर्ट को लगता है कि इनके बीच में समझौता हो सकता है तो वो अपनी प्रोसीडिंग को तो रोक देगा कोर्ट, और उनको वहां जाने के लिए कहेगा जहां उन्हें जाना चाहिए। वो आर्बिट्रेशन भी हो सकता है, लोक अदालत भी हो सकता है, और न्यायिक समझौता भी हो सकता है, जुडिशियल कॉम्प्रोमाइज कहीं पर भी हो सकता है, जिस प्रकार की नेचर। भाई आर्बिट्रेशन में तो वही मामले जाएंगे जो किससे संबंधित है, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन से संबंधित। आगे बात समझ लो, हर थोड़ी जाएगा। बाकी लोक अदालत या न्यायिक समझौता, फिर कोर्ट क्या करेगा, तब तक उस मामले में प्रोसीडिंग को रोक देगा और उन्हें कहेगा कि भाई निपटवाए। अगर वो निपटा करके आ गई तो बहुत बढ़िया है।
पहले तो क्या था, आर्बिट्रेशन में आप गए और आर्बिट्रेशन पंचाट मिलता था, इसे आर्बिट्रेशन अवार्ड कहते हैं। ठीक, वो आर्बिट्रेशन अवार्ड का एग्जीक्यूशन डीजे कोर्ट करवाता था। तो उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को कोर्ट में पेश करना पड़ता था और कोर्ट उस पर डिक्री जारी करता था और फिर एग्जीक्यूशन करता था। जो नया एक्ट है उस एक्ट में ये कर दिया कि आर्बिट्रेशन अवार्ड को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे डिक्री है। अब कोर्ट क्या करेगा, उसका सीधा एग्जीक्यूशन करेगा। पहले उस पर डिक्री होती थी, फिर एग्जीक्यूशन। हरी बात समझ, इतने प्रोसीडिंग को रोक देगा, निपटाए, निपटा के आ गया, बहुत बढ़िया, और अपनी कार्रवाई को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। चलो, न्यायिक समझौता वगैरह है तो उसके आधार पर क्या कर देगा, डिक्री पर। फिर आती है दूसरी प्रोसीडिंग। अरे, दूसरी प्रोसीडिंग क्या है, सेकंड प्रोसीडिंग। अब मान लीजिए वो नहीं आए, ठीक, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट की ड्यूटी है विवादक इश्यूज तय करना, है ना। अब इश्यूज तय करना है तो कोर्ट को इस प्रकार से इश्यू तय करने पड़ते हैं कि उनके बीच में विवाद का फाइनली रूप से निपटारा हो। देखो, जब आप एमपी में जाओ, छत्तीसगढ़ में जाओ, जो भी जजमेंट होता है ना, उस जजमेंट में सबसे ऊपर ये लिखा जाता है कि इन बातों को पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया, इसलिए इन पर इशू बनाने की जरूरत नहीं। बाकी बातों पे इशू बना। हमारे जजमेंट में स्वीकृति के आधार पर कुछ नहीं कहा जाता कि पक्षकारों ने क्या स्वीकार। भाई, जो स्वीकार हो गई उसको इशू बनाने की जरूरत नहीं। इशू क्या होता है, तो एक पक्षकार ने कोई बात कही और दूसरे पक्षकार ने उसे एडमिट किया, वही इशू। एक पक्षकार ने कोई बात कही, दूसरे ने उसे एडमिट किया, ये इशू। आगे बात। अब ये विवादक तय करने के लिए उन पक्षकारों की परीक्षा कर रहा है। परीक्षा में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर क्या करता है, आरोप लगाता ही कि साहब इसने ये खा गया यार, वो कहीं ये खा गया यार, ये खा गया यार, इसने ऐसे कर दिया। अब कोर्ट के पास ऐसा तो कोई टाइम होता नहीं कि ये कि साहब इसके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, इसके पास ये डॉक्यूमेंट्स है। तो कोर्ट उनकी बातों को बाहर निकलवाता है। इसको बोलते हैं प्रकटीकरण। क्या बोलते हैं, प्रकटीकरण, कि उनकी बातों को उनके अंदर से बाहर निकलवाना है। और ये होता है ऑर्डर 11। ऑर्डर, और ये बाहर कैसे निकलवाते हैं, इंट्रोड्यूस द क्वेश्चंस और डॉक्यूमेंट्स। आगे बात समझ में, जिसको हम बोलते हैं क्या है, नहीं नहीं, वो क्वेश्चन कौन से बोलते हैं, इंट्रोड्यूस, इंट्रोगेटरी क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, बिल्कुल, परिप्रश्न। परिप्रश्न, सॉरी। ये क्या होता है, परिप्रश्न। और दूसरा, अब दस्तावेज। देखो, परिपर्षण और दस्तावेज ये वो दस्तावेज हैं जो पक्षकार एक दूसरे से मांग रहे हैं, पेश कर रहे हैं, जो दस्तावेज नहीं। जो पक्षकार खुद अपने मामले में पेश कर रहे हैं वो तो कहां पेश करेंगे, ऑर्डर 13 में, इश्यू फ्रेम होने से पहले। और एज सुन पॉसिबल एज, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये पेश करेंगे, परिपर्षण और दस्तावेज। तो इन्होंने ये कहा कि भाई आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है उनको आप लिखो और फिर मेरे को दे दो। जिस पक्षकार को जो भी दिक्कत है वो अपने क्वेश्चन बना करके ले आए।
अब सारे क्वेश्चनों का कोर्ट जवाब नहीं दिलाता दूसरे पक्ष का। कोर्ट को लगता है कि तंग करने वाला है, तुच्छ है, मामले से कोई लेना देना नहीं है, आगे बात समझ, ऐसे है तो उनको काट देगा। बाकी दूसरे पक्षकार को कहेगा कि भाई इसका उत्तर लिख ला, और दूसरा पक्षकार उन सभी क्वेश्चनों का उत्तर देगा और वो शपथ पढ़ देगा। अगर पूरा क्वेश्चन नहीं उत्तर दिया, जैसे आपने आरजीएस में नहीं दिया, तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा, यहां पर नंबर नहीं कटेगा। जो पक्षकार उत्तर चाहता है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि साहब इसने पूरा उत्तर नहीं दिया, अधूरा दिया है, पूरा लो इससे। तो कोर्ट आदेश कर सकता है कि आप पूरा उत्तर, और ये उत्तर किस पर होते हैं? शपथ पत्र पर, और इन्हें रिकॉर्ड पर लिया। दूसरे पक्षकार को ऑर्डर किया जाता है दस्तावेज पेश करो, कि साहब इसके पास ये दस्तावेज पड़ा है, मंगा करके देख लो। मेरे और इसके बीच में शादी हुई थी, इनके घर में आलमारी में हमारी शादी का कार्ड रखा है, मंगाओ। नहीं, तो दस्तावेज जो पक्षकार एक दूसरे से क्या करते हैं, मंगवा से, उससे उस मामले को कोर्ट क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है कि एक्चुअल मामला है। पक्षकारों को पूछ लिया, उनकी जो आपस में दिक्कत थी वो पूछ ली, उसके बाद में कोर्ट की अगली ड्यूटी होती है ऑर्डर। हमारे यहाँ के जजमेंट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया, एमपी में लिखा गया। आप एमपी का पेपर दे रहे हो तो एमपी के पेपर में इस बारे में लिखा जाता है। तो कोर्ट अगला काम इश्यू क्या होगा, एक ने कोई बात कही, दूसरे ने मना की, वो इश्यू। तो कोर्ट सबसे पहले ये पूछेगा कि भाई किस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। भाई जिन जिन बातों को एक्सेप्ट कर लिया उनके तो स्वीकृति के आधार पर डिग्री पारित कर, नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे और आपके बीच में संविदा के परफॉर्मेंस की बात है, मैंने कहा कि संविदा का परफॉर्मेंस करो, वो आप कह रहे हो कि सर ने मेरे साथ कपट करके ये संविदा करवाई। तो कोर्ट ने पहला इश्यू पूछा कि भाई ये बात तो एडमिट है ना कि आप दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो आपने कहा हाँ तो सर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये तो एडमिटेड फैक्ट हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट को तो चैलेंज नहीं किया ना। तो अब कॉन्ट्रैक्ट का इश्यू बनाने की जरूरत है क्या कि क्या पक्षकारों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस प्रकार का? क्योंकि दोनों पक्षकारों ने क्या कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट को एडमिट कर लिया है कि साहब हमारे बीच में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जब एडमिटेड फैक्ट है तो उसका हम इश्यू क्यों बनाएंगे? अब ये कह रहे हैं कि मैंने कह रहा है कि साहब संविदा का परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो का काम कहां से होना चाहिए, इन्होंने कपट किया है मेरे साथ में। मेरी तो 80 लाख की जमीन थी, 8 लाख रुपए में ले रहे हैं। नहीं, मेरे को बेवकूफ बना करके कि यहाँ से हाईवे निकल रहा है, तो मैं कहां से परफॉर्म करूं? अब क्वेश्चन उस पे तो है ही नहीं, किस पे क्वेश्चन, किसका है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस, सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसमें पक्षकारों के द्वारा कपट किया गया था, वादी के द्वारा या प्रतिवादी के द्वारा। तो कहने का मतलब पहले दो इशू बनते हैं। अब इशू किस बात का है, केवल कपट का। तो भाई वादी को तो दूसरा, वादी को अपने पार्ट का परफॉर्मेंस करने की जरूरत है क्या? दो क्वेश्चन बन गए। तो दूसरी चीज कि सेक्शन 12 में स्वीकृतियां ली जाती है। हमारे यहाँ जजमेंट में स्वीकृतियों के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। एमपी का आप जजमेंट लिखोगे, छत्तीसगढ़ में लिखोगे, बाकी दो ही जगह होता है कि स्वीकृति का अलग से डिग्री दी जाती है, आदेश किया जाता है, और उसका आदेश अलग से। यही नहीं, क्रिमिनल में भी, क्रिमिनल मामलों में भी अक्यूज ने या दोनों पक्षकारों ने जो भी एडमिट किया है उसको अलग किया जाता है, उसके बाद में इश्यू बनाया।
तो ऑर्डर 12 में स्वीकृति ले ली, और अगर इनके बीच में दिक्कत है तो ऑर्डर 13 में क्या होता है, ऑर्डर 13 में डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं। देखो, जिस दिन हम कोर्ट में केस पेश करते हैं उस दिन सारी फोटोकॉपी होती है ना, और बाद में जब हमारा वाद संस्तुत हो जाता है, इस स्टेज पे आ जाता है, तो इशू डिसाइड होने से पहले हमें ओरिजिनल कोर्ट में जमा करना, जो जो डॉक्यूमेंट्स हम बेस बनाना चाहते हैं। 12 में 11 में कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, हम पेश नहीं कर रहे, सामने वाला मांग रहा है हमसे कि साहब उनकी तिजोरी को जाकर के देखो, लॉकर को देखो कितनी बार खुला है, और उस लॉकर में शादी का कार्ड रखा है। अगली बात समझ में कि उस लॉकर में क्या रखा है, शादी का कार्ड रखा है, निकालो। ऑर्डर 13, समझ गए। तो वो हम मंगवा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स, और जिस पक्षकार को अपना डॉक्यूमेंट्स किसके मामले में जो पेश करना है वो ऑर्डर 13 में पेश होता है। दोनों का फर्क समझे ना, कि 11 में भी डॉक्यूमेंट्स पेश हो रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स 13 में भी पेश हो रहे हैं। 11 में वो डॉक्यूमेंट्स पेश हो रहे हैं जो पक्षकार एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए पेश कर रहे हैं, और जो मामले में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑर्डर 13 में पेश किए जाते हैं। और कब, इशू डिसाइड होने से पहले, इशू डिसाइड होने के बाद में नहीं किया, इशू डिसाइड होने के बाद में हम डॉक्यूमेंट्स पेश कब कर सकते हैं, या तो दूसरा पक्षकार सहमत हो जाए या कोर्ट परमिशन दे दे तो। बाकी क्रॉस एग्जामिनेशन में आप यूज कर सकते हो खंडन करने के लिए या स्मृति जाए, ठीक है। फिर कहाँ आ गए हम, ऑर्डर 14 में हम क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो ऑर्डर 14 रूल 3 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर 14 रूल 3 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। क्या, और 4 में क्या लिखा हुआ अंकित, ऑर्डर 14 रूल 3, क्या दे रखा है, और 3 में, और ऑर्डर 14 रूल 2 में, और 5 में। एक मिनट, देखो ऑर्डर 14 रूल 3 में वह सामग्री जिनसे विवादकों की विरचना की जा सके, क्या दे रखा है, वह सामग्री जिससे विवादकों की विरचना की जाए, ऑर्डर 14 रूल 3। और वो सामग्री जो अभी तक हमने प्रोसीजर की थी ना, वो ये, क्या क्या, पहला तो अभिवचन, पक्षकारों द्वारा पेश किए गए अभिवचन यानी वाद पत्र और लिखित। दूसरा, उनके द्वारा प्रकट किए गए प्रकटीकरण, परिपर्सन और दस्तावेज। और तीसरा, उनके द्वारा पेश किए गए
दस्तावेज। यानी हमने 10 से लेकर के 13 तक जो प्रोसीजर किए है वो, और अभिवचन, ये सब मिलकर के वो सामग्री है जिसके आधार पर विवाद रखते हैं। समझ गए? ऑर्डर 14 रूल 3। अब इस सामग्री पर जो इशू बनते हैं वो प्रत्येक बात का, प्रत्येक हर एक बात को जो कहा दूसरे ने मना किया वो एक सेपरेट इशू। और इशू दो प्रकार के होते हैं, पहला तथ्य का और दूसरा विधि का। और विधि, अभी हमने एक बात की थी कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक? हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, ये तथ्य। दूसरा, अब आप ये कह रहे हो कि साहब कपट किया, और मैं कह रहा हूं कि कपट नहीं किया, तो ये विवादक क्या हो गया? विधि। भाई वो विधि उसे क्या कर रही है कि कपट के आधार पर किए गए संविदा को आप क्या करा सकते हो? शून्य करने करा सकते। समझ गए? इसी प्रकार जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के दत्तक होने की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कि दत्तक हुआ या नहीं हुआ, तथ्य का प्रश्न। तीसरा कि दत्तक विधि मान्य है कि नहीं है, ये विधि का प्रश्न। तो क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं? कोर्ट को जुडिक्शन है या नहीं है, मामला लिमिटेशन में है कि नहीं है, कोर्ट फीस पूरी दी गई है कि नहीं दी गई है। तो तथ्य का प्रश्न और विधि का प्रश्न दो प्रकार के प्रश्न। ठीक? देखो, जब मामले की प्रोसीडिंग होती है, ऑर्डर 18 रूल फर्स्ट को पढ़ के देखो कि जब मामले की प्रोसीडिंग होती है तब क्या होता है। स्टार्ट कौन करता है? सामान्यतः वादी। लेकिन वादी के दावे को प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया और अनुतोष पे ऑब्जेक्शन करता है तो प्रतिवादी करेगा। और दूसरा, अगर क्वेश्चन विधि का है तो कौन करेगा? प्रतिवादी करेगा। दे रखा है दो बातें कि प्रतिवादी मामले के, सामान्य नियम यह है कि मामले की स्टार्टिंग कौन करेगा? वादी। कई बार आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वह कौन सी परिस्थितियां है जिसमें प्रतिवादी मामले की स्टार्टिंग करेगा। तो जब प्रतिवादी ने वादी के दावे को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन किस पे? अनुतोष पे ऑब्जेक्शन। और दूसरा, विधि का कोई पर्सन है तो इन दो कंडीशंस में प्रतिवादी मामले को स्टार्ट कर। ठीक, जैसे एक बार आरजीएस में क्वेश्चन आया। भाई आरजीएस में क्या है? एक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया कि भाई ये जो ए व्यक्ति है, इसने जयपुर से बी को, जो कहाँ है, जोधपुर में है, रेलवे के माध्यम से माल भेजा। ठीक? अब जैसे हम रेलवे से माल भेजते हैं तो कैसे जाता है माल? जैसे हम रेलवे से कोई भी माल भेजते हैं तो माल कैसे जाता है? कि भाई हम रेलवे को में माल जमा करा देते हैं, वो हमारे को एक बिल्टी दे देते हैं, है ना? एक बिल टाइप का जिसको बिल्टी बोलते हैं, है ना? क्योंकि एक बिल और बिल्टी में फर्क क्या होता है ना? बिल्टी भी उसी के नाम से होती है। जरूरी नहीं है, मैंने मेरे नाम से भेज दी। बिल्टी एक मूल्यवान प्रतिभूति है, बिल मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होती। बिल तो खर्चे का हिसाब है कि ये लग गया भाई साहब, पैंट खरीद ली, 2,000 रुपये लग गए, ये इस बात का है। फिर वो कोई काम नहीं आता,
वो घर में झाड़ू में जाता है, ठीक। या कभी फेड हो गया कलर कुलर या कोई और, तो जाके चेंज करवा लो। लेकिन मूल्यवान प्रतिभूति, बिल्टी मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है कि सामने वाला ले जाके देगा और सामान लेकर के आ जाए, उसके आधार पर वो क्या करता है, अधिकार रखता है उस माल का। तो बिल्टी क्या है, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो इसने इसको क्या कर दिया, माल बेच दिया, ठीक है। ये भी खुश कि माल आ गया भाई साहब। अब ये रोज रेलवे स्टेशन जाए, माल पूछे तो नहीं आया भाई। अंत में परेशान हो गया, महीने भर तक माल नहीं आया। तो इसने पता किया, तो इसने पता चला कि जिस गाड़ी से माल आ रहा था वो गाड़ी पाली के अंतर्गत क्या हो गई थी, एक्सीडेंट हो गई। और उसके कारण कुछ डिब्बे कट के रेलवे की पटड़ी से साइड में चले गए, और उसी में इनका माल रखा था। जब इन्होंने अंदर जाके देखा तो माल खराब हो चुका था। तो इस भाई ने माल का वहां पर जो डिपार्टमेंट होता है उससे वैल्यूएशन करवाई कि भाई मेरे को कितना नुकसान हुआ। तो जो रेलवे ने उसके वैल्यू की वो की वैल्यूएशन, वो बताई 1,20,000, कि भाई 1,20,000 रुपए का क्या हुआ है, सामने वाले को नुकसान, ठीक। इस 1,20,000 रुपए को वसूल करने के लिए इसने पाली न्यायालय में, पाली न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में एक बात, क्योंकि उस वक्त तो लाख रुपए से ज्यादा का मामला कहाँ जाता था, 50,000 से ऊपर का। भाई अब तो 5 लाख से ज्यादा का जाता है, जब ये प्रॉब्लम आई थी, है ना। तो इसने कहां पर दायर किया, डीजे कोर्ट पाली की, भाई मेरे को ये रुपये दिला। अब इस वाद का रेलवे ने जवाब दिया कि पहला तो साहब कि वो आर यू, कि आप कौन, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि संविदा को वही व्यक्ति एनफोर्स करवा सकते हैं जो संविदा के पक्षकार। वो कहा साहब हमारे पास ये आया था, इसको हम नहीं जानते कौन ये, जब ये संविदा का पक्षकार ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या लेना देना। वो कहा साहब हमारे से, इसको हम नहीं जानते कौन है। और प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रिंसिपल है संविदा की गुप्तता का, वो भी यही कहता है कि पक्षकार ही एनफोर्स कराएंगे, तो ये भाई साहब कौन, हम नहीं जानते। ठीक है भाई, चलो। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह डिसीजन दे रखा है कि जिसके लाभ के लिए संविदा की गई है वो संविदा को एनफोर्स करा सकता है। चलो कोई बात नहीं। दूसरा साहब किस बात की मामले मान रहा है, क्या मांग रहा है ये, नुकसानी मांग रहा है। तो कि साहब नुकसानी के लिए हमने रेलवे दावा अधिकरण बना रखा है, और जब हमने स्पेसिफिक कोर्ट बना रखा है तो अभिव्यक्त रूप से सिविल कोर्ट को वर्जित कर रखा है कि नहीं कर रखा। तो आप कौन जो हमारे को सुनोगे। पहला क्वेश्चन किसको, कि साहब ये कौन। फिर बाद में कहता है कि चलो आप मान लो, तो फिर आप कौन, ठीक। अब यहां पर दो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब मामले की स्टार्टिंग किसको करनी चाहिए, मगर पैसे तो बाद की बात है, पहले ये तय करो कि ये कौन और आप कौन। कि भाई जब हमने रेलवे दावा अधिकरण बना रखा है, सेक्शन 9 ये कह रहा है कि हमारा कोर्ट सुनेगा, अभिव्यक्त रूप से वर्जित कर रखा है सिविल कोर्ट को, तो फिर आपको। और दूसरी बात, हमने इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, हमने ए से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये कौन।
तो न तो हम इसको जानते हैं न हम आपको जानते हैं, इसलिए मामले को क्या किया जाए, खारिज किया जाए। आगे बात समझ, तो उस प्रॉब्लम में क्वेश्चन तो इतना बड़ा था और जजमेंट इतना सा था। जजमेंट छोटा सा। चलो कोई नहीं, है ना, समझ में आया कि दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन विधि का और दूसरा तथ्य। ठीक। दूसरा हमने पढ़ा ऑर्डर 5 रूल 5। ऑर्डर 5 रूल 5। ऑर्डर 5 रूल 5 में क्या दे रखा है कि इशू बनाने के लिए अंतिम निपटारे के रूप में होगा। तो ऑर्डर 15 में यानी 14 में तो हमने इशू की बात कर ली। अगर 15 में मामला अंतिम रूप से निपटारे के लिए है तो पहली तारीख को कब मामला निपटता है ना। तो कब निपटता है कि जब पक्षकारों के बीच में कोई विवाद है ही नहीं। नहीं होता, नहीं स्कूल में दो छोटे छोटे बालक लड़के आ जाते हैं, फिर टीचर डांटता है क्या इतनी छोटी छोटी बातों के लिए लड़के, चलो भगो, तुम्हारे बीच तो कोई विवाद है ही नहीं। तो जब विवाद है ही नहीं तो निकलो। दूसरी कंडीशन कि विवाद तो है लेकिन पक्षकार उसी दिन एविडेंस पेश कर देते हैं तो मामले का निपटारा हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में कुछ के खिलाफ तो है लेकिन कुछ के खिलाफ नहीं है, तो जिनके खिलाफ नहीं है उनको फ्री कर देगा। तो ये इश्यूज डिसाइड होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि विवाद को किस स्थिरीकरण के लिए हमने नोटिस इशू किया और पहली तारीख को दोनों पक्षकार भी आ गए, जो जो पेश करना चाहते थे वो भी लिया है, तो कोर्ट पहली तारीख को मामले का निपटारा कर देगा। लेकिन कब, जब दूसरा पक्षकार ऑब्जेक्शन नहीं करे तो। अगर दूसरा कहे नहीं साहब हम तो पूरा आना जाना चाहते हैं, हमें तो मजा ही नहीं आएगा, हम आज जा करके मामला निपट जाए, हम तो आना चाहते हैं, कोर्ट में बैठना चाहते हैं, कोर्ट के बाहर बेंच पे शाम तक, फिर वकील साहब का इंतजार करें, पूछे हाँ वकील साहब क्या हुआ, कुछ नहीं तारीख हो गई, अगली तारीख को आ जाना आप। तो इससे अलावा तो हमारे को मजा ही नहीं आएगा। तो दूसरा पक्षकार अगर ऑब्जेक्शन करता है तो फिर तो इशू डिसाइड करने पड़ेंगे, अदरवाइज फर्स्ट तारीख को मामले का निपटारा हो सकता है। तो ऑर्डर 15 में मामले के निपटारे की बात। ठीक। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कब स्टार्ट होती है, क्रिमिनल ट्रायल सॉरी, चार्ज के बाद, और ये इश्यूज के बाद नहीं बेटा, जिस दिन वाद पत्र शपथ पर वो सॉरी लिखित कथन पेश हो गया उस दिन से सिविल ट्रायल स्टार्ट। आगे बात समझ, जिस दिन रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में आ जाता है उस दिन से, इसलिए आप देखो, आप जब जो जजमेंट में उत्तर देते हो तो चार्ज आपको अलग से बनाना पड़ रहा है, ट्रायल अलग से हो रहा है, निर्णय अलग से करना पड़ रहा है। सिविल में निर्णय में इश्यू बनते हैं, निर्णय में ही क्या होता है, इश्यूज बनते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, क्रिमिनल ट्रायल चार्ज के बाद शुरू होता है और सिविल ट्रायल जिस दिन जवाब पेश किया उस दिन से शुरू। अब भाई साहब इश्यूज डिसाइड कर दिए कोर्ट ने, इश्यूज में ये आ जाता है कि कौन सा पक्षकार इसे साबित करेगा, लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, कि भाई इस इश्यू को वादी साबित करेगा, इसको प्रतिवादी करेगा, लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब उसको लिखने के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ऑर्डर, कि कितने दिन में अपनी अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करनी होती है पक्षकार, कितने दिन, इशू डिसाइड के ऑर्डर 16 रूल फर्स्ट को देख करके बताए, ऑर्डर 16 रूल लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करनी पड़ती।
इश्यू डिसाइड होने के कितने दिन में? 15 दिन। कि 15 दिन के अंतर्गत प्रत्येक पक्षकार अपनी अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस पेश करेगा। और अगर भाई साहब जेल में है तो वहां से भी बुलाया जाएगा ऑर्डर 16। लेकिन भाई साहब कोई खास किस्म के है, सरकार ने ऑर्डर ही जारी कर रखा है कि आसाराम बापू है, बाहर मत निकाल देना, दंगे हो जाएंगे, तो फिर नहीं निकाल सकते। बीमार है, जिस तारीख को कोर्ट में पेश किया जाना है उससे पहले ही छूट करके जा रहा है। ठीक ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है और कभी भी जमानत हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में मना कर सकता है। बाकी तो जेल वाला आदमी भी कहां पर कोर्ट में बयान दे देगा। तो लिस्ट ऑफ विटनेस 15 दिन में पेश की जाएगी और ये ठीक है। ऑर्डर 17 में क्या दे रखा है? एडजॉर्नमेंट। ऑर्डर 17 में क्या दे रखा है? एडजॉर्नमेंट दे रखा है। किस प्रकार से एडजॉर्नमेंट दिया जाए? तो इन्होंने कहा कि भाई तारीख दी जा सकती है, लेकिन एक पक्षकार को 3 बार से ज्यादा। फिर क्वेश्चन ये हुआ कि भाई साहब 3 बार से ज्यादा जरूरत पड़ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इस केस में ये कहा कि 3 बार का नियम मैंडेटरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट 3 बार से ज्यादा भी। तो ये जो जजमेंट है ये तो हो गया क्या? नियम। और 3 बार ही दिया जाएगा, ये क्या हो गया? एक्सेप्शन। आगे बात समझ। इसके बाद में हम क्या करते हैं? सिविल प्रोसीडिंग होती है। सिविल प्रोसीडिंग को हम कल देखेंगे। आ रही है ना बात सीपीसी की? कहीं सीपीसी बताओ आप, लग रही है कहीं टफ है? भाई हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, कहीं टफ लगी बाद में प्रोविजंस भी देख लेंगे, है ना? तो इतनी टफ नहीं है जितनी इसको टफ बना रहे हैं। कोर्ट की प्रोसीजर से चलो आप, उसको फॉलो करो, तो कहीं पर भी आपको सबसे इजी सब्जेक्ट ही सीपीसी लगे। सीपीसी में ना तो इंटरप्रिटेशन की दिक्कत कि भाई कोई केस लो याद करने हैं, वो करने हैं। अगर आप एक केस लो भी याद नहीं करो और एक सैलम एडवोकेट एसोसिएशन का याद कर लो, जहां जचे वहां टेक दो, बहुत सारी गाइडलाइन दी हुई है इसमें। ठीक है, बाकी फिर हम कल करते हैं 5 मिनट बाद एविडेंस।